सबसे पहले खबर रायबरेली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की मदद ली। साथ ही कांग्रेस में संगठन को लेकर भी निशाना साधा है। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर यह हमला, चुनाव जीतने के लिए पीएफआई से मदद ली। स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया, गांधी परिवार के लोग ही अमेठी से लड़ेंगे। पहले अमेठी में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, अब अमेठी आकर राहुल क्या जवाब देंगे, ये सवाल भी स्मृति ईरानी ने उठाए। इतना ही नहीं, उनके ही संगठन में कुछ नेता राहुल गांधी को साइडलाइन कर प्रियंका गांधी को मेन स्ट्रीम राजनीति में उतारना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आखिर किसकी तरफ इशारा है स्मृति ईरानी का, क्या कहना चाहती हैं, वो दिखाते हैं ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। लोकसभा के सियासी रण में पाकिस्तान और पीएफआई की एंट्री हो चुकी है। रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से मदद ले रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी पीएफआई आतंकी संगठन पर प्रतिबंध के बावजूद भी पीएफआई के राजनीतिक नेतृत्व से समर्थन ले रहे हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। राहुल गांधी चुनाव के लिए पीएफआई के राजनीतिक नेतृत्व से समर्थन लेकर भारतीय संविधान की शपथ को झुठला चुके हैं। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर रायबरेली के साथ ही वायनाड में भी देखने को मिली। स्मृति ईरानी अक्सर कई मंचों से राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे जानकारी है कि अमेठी से गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद राहुल गांधी को साइडलाइन करना चाह रही है। मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग है, जबकि 27 अप्रैल से अमेठी और रायबरेली में नामांकन शुरू होगा। ऐसे में कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, यानी राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना अभी भी बरकरार है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों ही जगहों से उम्मीदवार घोषणा से पहले खड़गे गांधी परिवार से बात करेंगे। इनका जो फैसला है ये गांधी परिवार के अंदर का फैसला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी आप देखेंगे तो बहुत लेट ही होता है। 99 का आप देख लीजिए, जब मैडम का इलेक्शन था तो बहुत देरी से ही फैसला हुआ था। तो ये इनके आपस में है, क्योंकि राहुल जी खुद एक बार वायनाड से लड़ रहे हैं, तो उनको ये लगता होगा शायद कि भी मैं एक जगह से लड़ रहा हूँ तो मेरे को दूसरी जगह से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, एक बात हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि गांधी परिवार ही रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। राहुल गांधी भी 26 अप्रैल के बाद आएंगे अमेठी। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ सकते हैं चुनाव। 26 अप्रैल को वायनाड में है लोकसभा चुनाव। वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी।
वैसे भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि प्रियंका तो बहुत ही बिजी रहती हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं अपने राहुल के साथ और अपने माताजी के साथ और लोगों के बीच में और लोगों की मुश्किलें में। तो मैं वैसे भी उनसे बहुत कम मिलता हूँ और ज़रूर अगर मेरे परिवार ने, प्रियंका के परिवार ने अपने प्यारों को खोया देश के लिए, तो मुझे भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों के बीच में रहूँ। एक तरफ जहां अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी ही नहीं वायनाड में चुनावी रैली कर चुकी हैं, वहीं अमेठी और रायबरेली में अब तक गांधी परिवार की ओर से चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की जल्दी में नहीं है। वायनाड की वोटिंग के बाद ही कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान भले ही अब तक रायबरेली वारों के किया गया हो, लेकिन कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों की माने तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा। प्रियंका गांधी जहां रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो वायनाड में चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से नामांकन कर स्मृति ईरानी के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ बस्तर की रैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की झलक। राम मंदिर बनने से विपक्ष नाराज है, पीएम ने यह भी कहा कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान किया। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। इधर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिवार को सांत्वना देने के मसले को उठाया सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव पर सुब्रत का तीखा पलटवार, माफिया की कब्र पर आंसू क्यों बहाए, देश में कितने पाकिस्तान बनाना चाहते हैं अखिलेश। अखिलेश सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, यह भी कहा सुब्रत पाठक ने। मुख्तार अंसारी की भले ही मौत हो चुकी है, लेकिन पूर्वांचल में मुख्तार की अहमियत को देखते हुए नेता उनके घर पर पहुंचे। मुख्तार के यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश प्रदेश का आधुनिक विकास करना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भारत को पाकिस्तान बनाना चाहती है। इसलिए ही शायद वो माफिया की कब्र पर आंसू बहा रहे हैं। देखने में आता है कि अखिलेश जी को इतनी कुंठा क्यों होती है। अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तो वो कुल मिलाकर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते, तो उनकी उस प्रकार की सोच है। तभी तो माफियाओं की कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जो सजा याफ्ता लोगों के घर जाते हैं। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव से पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के घर श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए थे। अखिलेश यादव वोट की राजनीति करते हैं, अगर ऐसी ही सोच रही तो हिंदुस्तान में कई पाकिस्तान बनते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं, तो ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है। क्योंकि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये प्रोटोकॉल भी था कि इनको वहाँ जाना चाहिए था उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने को। नहीं गए, क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति।
और ये वोट की राजनीति के कारण से क्या न कर दे देश में, तो भगवान ही मालिक है। सबको समझ में आ गया है कि अगर इसी प्रकार की राजनीति रही, यही सब चाहते रहे, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान के भीतर न जाने कितने कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी। मुख्तार के घर फाटक पर अब तक कई नेता माथा टेक चुके हैं। 31 मार्च को पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। इसके बाद उसी शाम को असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। 1 अप्रैल को धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और मुख्तार की कब्र पर भी पहुंचे। और 7 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मोहम्मदाबाद पहुंच गए। मुख्तार मर चुका है, लेकिन उसका वोट बैंक अभी भी जिंदा है। मुख्तार के दबदबे वाली सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी है। मुख्तार के गृह जनपद गाजीपुर में मुस्लिमों की आबादी करीब 10.17% है। वहीं घोसी में 13% मुस्लिम आबादी है, जबकि आजमगढ़ में मुस्लिमों की तादाद 15.50% है। मुस्लिम यादव फैक्टर साधने का दावा करने वाले अखिलेश भला ये मौका कैसे चूक सकते हैं। उन्होंने मुख्तार की मौत पर भी सवाल उठा दिया। गाजीपुर में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज सिन्हा के खिलाफ खड़े थे अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी को इस चुनाव में कुल 51.11% वोट, जबकि बीजेपी के मनोज सिन्हा को 40.33% वोट मिले थे। वहीं आजमगढ़ से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद चुनावी ताल ठोकी थी। अखिलेश को आजमगढ़ से मिले कुल 60.36% वोट, जबकि अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को मिले थे 30.10% वोट। अब देखिए 2019 में घोसी सीट का रिजल्ट। घोसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़े थे अतुल राय। अतुल राय को 50.27% वोट मिले, जबकि बीजेपी के हरि नारायण को 39.74% वोट मिले थे। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले चुनावी जनसभा में पाकिस्तान पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि देश को आंखें दिखाने वाले आज खुद आटे के लिए तरस रहे हैं। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। यूपी के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के साथ ही ओवैसी की पार्टी भी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। बीजेपी से मुकाबले में मुस्लिम वोट बैंक यूपी में विपक्षी दलों के लिए अहम साबित होता है। ऐसे में देखना है कि कौन सा दल इस समीकरण को ज्यादा कैश करा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बदायूं के सियासी मैदान में समाजवादी पार्टी ने भले ही धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को दिया हो, लेकिन अब वो यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को लॉन्च करना चाहते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। शिवपाल ने इशारों में कहा कि बदायूं में जनता युवा कैंडिडेट चाहती है, बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। शिवपाल का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात पहुंच गई है, हो सकता है नवरात्रि में नामांकन भी हो जाए। वहीं शिवपाल यादव को अब संघमित्रा मौर्य से भी उम्मीद है। देखिए इसी पर हमारी रिपोर्ट। बदायूं के चुनावी रण में उम्मीदवार बदले जाने का खेल लगातार जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव एसपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। शिवपाल यादव ने साफ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोल गए कि बदायूं के लोग युवा चाहते हैं और बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। एसपी ने बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया है, लेकिन शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव के लिए पैरवी कर रहे हैं। शिवपाल का कहना है कि नवरात्र में नामांकन हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रोजाना की बातें पहुंच रही हैं। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक इसकी घोषणा जब यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है।
अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे, उनमें नामांकन हो जाएगा। बदायूं का सियासी समीकरण लगातार बदल रहा है। बदायूं में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा है। धर्मेंद्र यादव के बाद शिवपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। शिवपाल अब अपने बेटे आदित्य यादव को हर मंच से प्रमोट कर रहे हैं। शिवपाल बेटे आदित्य यादव को बदायूं से लॉन्च करना चाहते हैं। शिवपाल यादव चुनावी प्रचार में काफी कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया हो, लेकिन शिवपाल को अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ का इंतजार है। शिवपाल यादव ने भरोसा जताया है कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी उनका ही साथ देंगी। बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शक्य ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि शिवपाल को बीजेपी से ज्यादा अपने घर की चिंता करनी चाहिए। महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है, और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। उनके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। ऐसा है, वो अभी फिर दिखाई देने लगेंगी। संघमित्रा जी हमारे साथ हैं, पहले दिन भी हमारे साथ ही आई थी, मंच पर भी हमारे साथ रही थी। जहाँ तक उनकी चिंता करने की बात है कि महिलाओं का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बात की उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपना परिवार का मसला निपटा लें कि भतीजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है और वो भतीजे पर कितना विश्वास कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले वो आ गए, 15 दिन यहाँ घूम लिए, घूमने के बाद अचानक जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार से खुद को बचाने के लिए अब अपने बेटे को आगे किया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी संघमित्रा मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। संघमित्रा मौर्य को बीजेपी मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से मांगी रिपोर्ट। प्रदेश नेतृत्व ने संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से लड़ाने पर सहमति जताई। संघमित्रा मौर्य का बदायूं से बीजेपी ने टिकट काटा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य। बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मैनपुरी से वर्तमान में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से मैनपुरी से टिकट दिया है। ऐसे में अगर बीजेपी संघमित्रा मौर्य को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारती है तो मैनपुरी का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में महासचिव रह चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर ये भी है कि इन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह प्रत्याशी बदलने से अंदर खाने पार्टी को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं समाजवादी कुनबे में भी सब ठीक नहीं चल रहा है। नाराजगी की वजह ये भी हो सकती है रामपुर से नहीं लड़ने से आजम खान नाराज। मेरठ में एसपी ने 3 बार अपना प्रत्याशी बदल दिया। वहीं आगरा मुरादाबाद में भी एसपी ने प्रत्याशी बदले हैं। बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट कटा। बदायूं से शिवपाल यादव को दिया टिकट। शिवपाल अब बेटे के लिए पैरवी कर रही है। धर्मेंद्र यादव ने बदायूं का टिकट कटने की टीस जाहिर की है। रामगोपाल का पूरा फोकस फिरोजाबाद सीट पर है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है समाजवादी पार्टी में सब ठीक ठाक है। देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे अखिलेश अकेले पड़ गए हैं। आम चुनाव को लेकर पार्टियां दिन रात एक किए हुए हैं। इस चुनावी माहौल में ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी में इन दिनों अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी खींचतान का असर ब्रज क्षेत्र में सपा के गढ़ वाली सीटों पर भी पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा सीट पर इसका असर दिख सकता है। पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव के तहत समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर टिकट चेंज किए और वापस लिए। मेरठ में तो 3-3 बार टिकट बदले गए और नए नामों का ऐलान हुआ। इसके बाद अब आरोप ये लगने लगे हैं कि वो सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर भी अंदर खाने कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। इसकी वजह है आजम खां नाराज क्योंकि अखिलेश ने रामपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव नहीं माना। इसकी नाराजगी वो सार्वजनिक रूप से जाहिर कर चुके हैं। मेरठ में समाजवादी पार्टी को तीसरी बार प्रत्याशी बदलना पड़ा। आगरा और मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला। बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को दिया। शिवपाल यादव यहां खुद न लड़कर बेटे के लिए कर रहे हैं पैरवी। धर्मेंद्र यादव के अंदर भी बदायूं का टिकट कटने की टीस है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसे किसी भी अंदरूनी विरोधाभास से साफ इनकार किया है। उन्होंने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए। जिस तरीके से पहले मुरादाबाद में रामपुर में आजम खान की नाराजगी नजर आई थी, कुछ उनकी वजह से एसटी हसन का कहा जाता है टिकट काटा गया। रामपुर में भी ऐन मौके पर ही प्रत्याशी तय कर पाई समाजवादी पार्टी। और अब बदायूं में खुद शिवपाल सिंह यादव वो एक तरीके से उन्होंने चुनावी रण को छोड़ दिया है और आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने को लेकर वो अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि आदित्य यादव यहाँ से चुनाव लड़ें। तो एक बात एकदम साफ है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं कुछ खींचतान है, दबाव भी होता है और ये सियासत में चुनाव में लाजमी है, स्वाभाविक है। प्रचार के मोर्चे पर भी अखिलेश अकेले हैं। डिम्पल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। डिम्पल को जिताने के लिए एसपी ने पूरी ताकत लगा दी है। रामगोपाल यादव का पूरा फोकस फिरोजाबाद सीट पर है। फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव ने भी खुद को सीमित कर रखा है। प्रचार के मोर्चे पर फिलहाल अखिलेश यादव अकेले नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा के साथ नहीं है। सपा से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाया। राजनीति के जानकारों का कहना है कि स्वामी मौर्य साथ होते तो चुनावी माहौल में सपा को फायदा मिलता। पार्टी के लिए वो स्टार प्रचारक के रूप में माहौल बना सकते थे। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? खास तौर से टिकट बंटवारों पर एक बार फिर से उतना ज्यादा ध्यान देने जाने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति जमीन पर विरोध न कर सके। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।